हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ। आज हम जो है एक नया टॉपिक लेकर आपके लिए आए हैं। टॉपिक का नाम है मोल संकल्पना ना। तो लेट्स सी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मोल संकल्पना। तो आपको जो है मोल समझने के लिए फर्स्ट क्या करना है, आपको मोल समझना है। यदि मेरे पास में एक दर्जन केले हैं, ठीक है, मेरे पास में एक दर्जन केले हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरे पास में 12 केले हैं, 12 केले। अंडरस्टूड। मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास में एक सैकड़ा आम है, मेरे पास में एक सैकड़ा आम है, तो मेरे पास में जो है 100 आम है। ठीक है, इतनी संख्या के अंदर हम बात कर सकते हैं अपन यहाँ पर। जैसे अब मैंने कहा है यहाँ पर मेरे पास में एक मोल परमाणु है, तो मैं क्या कहूँगा 6 × 022 × 10⁻23। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी एटम परमाणु को, अणु को, आयन को, परमाणु को बताने के लिए कि इसमें कितनी संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास में एक मोल परमाणु है, तो मेरे पास में कितनी संख्या में परमाणु है, तो मेरे पास में जो है 6 × 022 × 10⁻23 मेरे पास में एटम्स रहेंगे। मैं कहता हूँ कि मेरे पास में एक मोल कार्बन है, तो मेरे पास में एक मोल कार्बन में कितने कार्बन होंगे, मेरे पास में एक मोल कार्बन कितने होंगे, टोटल कार्बन होंगे 6 × 022 × 10⁻23। अंडरस्टूड। तो ये एक संख्या है, ठीक है, एक मोल क्या है, एक संख्या है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वहां मात्रा क्या है, क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी है, कितनी मात्रा में है वहां होती है। तो किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण होते हैं, मतलब क्या है, उसमें इतने ही कण। अब कण कौन से हो सकते हैं, परमाणु, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, ये कण हैं, होते हैं। जितने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में, मतलब यहाँ पर यह है कि एक एटम जो है कार्बन है उसको जो है आइडियल रेफरेंस माना गया है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो है रेफरेंस जो है हाइड्रोजन एटम को माना गया था। किसको माना गया था, हाइड्रोजन एटम को। लेकिन कुछ त्रुटि आने के कारण जो है उसको जो है अब नहीं माना जाता है। उसके बाद में जो है ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन के बेस पर जो है दूसरे परमाणु की जो परमाणु भार है उनको ज्ञात करते थे, लेकिन ऑक्सीजन के द्वारा भी जो है बहुत ज़्यादा त्रुटि आने लगी। तो उसके बाद में जो है कार्बन को एक आइडियल रेफरेंस जो है एटम माना गया है, और उसके आधार पर जो है दूसरे परमाणु के द्रव्यमान या भार निकाले जाते हैं। ठीक है, निकाले जाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ लिखा गया है हमारे पास में समस्थानिक। अब यहाँ बात आती है समस्थानिक की, तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, तो उसकी परिभाषा हो सकती है कि एक मतलब जिन तत्वों के परमाणु भार क्या हो, अलग अलग हो, और परमाणु क्रमांक 1 हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, समस्थानिक कहा जाता है। अंडरस्टूड। तो ये हमारे पास है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर समस्थानिक 12 के परमाणु संख्या होती है। ठीक है, अब यहाँ लिखा गया है कि एक मोल और जो है उसमें क्या अंतर है, मोल और द्रव्यमान में क्या संबंध है, उसको बताने के लिए यहाँ लिखा गया है कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी से ज्ञात किया गया है। कितना होता है, 199 × 10⁻23 ग्राम होता है। ठीक है, उसके बाद में जो है यहाँ पर बोला गया है कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान कितना होगा, 12 ग्राम। मीन्स यहाँ पर यह है यदि कार्बन का एक मोल है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो 12 ग्राम होगा। उसके बाद कहा गया है कि कार्बन का एक मोल परमाणु संख्या कितनी होगी, 12 ग्राम पर मोल, 12 ग्राम पर मोल कार्बन 12 परमाणु बटे यहाँ पर हमारा कार्बन क्या है 1.99 × 10⁻23 ग्राम जो उसका भार है, और 12 कार्बन एटम, तो टोटल हमारे पास में ये संख्या आती है कौन सी वाली, वही 6 × 022 × 10⁻23 परमाणु पर मोल। तो दोस्तों ये हमारे पास में जो है ये समझ में आ गया है कि जो कार्बन 12 होता है, जिसका जो द्रव्यमान होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। कार्बन 12 का द्रव्यमान 1 मोल के बराबर होता है। कार्बन 12 का द्रव्यमान कितना होता है, 199 × 10⁻23। जब हम उसको सॉल्व करते हैं, जब कैलकुलेशन करते हैं उसका, तो हमको इतनी क्वांटिटी मिलती है। अंडरस्टूड।
दोस्तों आपका जो अगला टॉपिक है वो है आपका सार्थक अंक। क्या है आपका अगला टॉपिक? क्या है? सार्थक अंक। अब सार्थक अंक होता क्या है? हम कह सकते हैं कि मापन से प्राप्त अंकों के परिमाण की शुद्धता, है ना। यदि हमने क्या है मापन से प्राप्त अंक, हमने कोई मेजर किया है, उससे कोई प्राप्त अंक प्राप्त किया है, तो उसकी मात्रा, ठीक है, तो उसको शुद्धता पूर्वक, उसको जो है शुद्धता पूर्वक प्रदर्शित करने वाले अंकों को, ठीक है, मतलब जो है शुद्धता पूर्वक प्रदर्शित करने वाले अंकों को क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्थक अंक कहा जाता है। जिसमें अंतिम अंक क्या होता है? अनिश्चित होता है। जिसमें अंतिम अंक क्या होता है? अनिश्चित होता है। आओ कुछ एग्जांपल समझते हैं इसको। समझ लो कि आपके पास में यहाँ पर एक वैल्यू दी गई है 2.257, ठीक है, यहाँ दिया गया है 257। अब एग्जाम में मुझे बताइए इसमें कितने सार्थक अंक हैं? तो इसमें जो है 3 सार्थक अंक होते हैं। कितने होते हैं? 3 सार्थक अंक। अब सार्थक अंक की पता कैसे लगाएंगे अपन? तो 1 से लेकर 9 तक जो है सभी सार्थक नंबर होते हैं। क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। मतलब यहाँ पर ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी क्या है? सार्थक अंक है। 0 को छोड़कर, 0 जो है सार्थक अंक में नहीं आता। 0 जो है सार्थक अंक में नहीं आता है। 0 को छोड़ के सभी अंक जो होते हैं सार्थक अंक होते हैं। अंडरस्टूड? तो हम कह सकते हैं कि इसमें 0 नहीं है, तो सभी कैसे हैं? यहाँ पर हमारे पास में 3 सार्थक अंक हमारे को मिले हैं। सिग्निफिकेंट नंबर हमारे पास में कितने हैं? 3 है। नंबर तो दिया यहाँ पर 52.32, मतलब यहाँ पर भी 0 नहीं है, तो ये कितने अंक है उसके? 4 सार्थक अंक है। अंडरस्टूड? ये तो एग्जांपल समझ में आ गया होंगे। और हमारे पास जो है एग्जांपल ये है 0.00234, ठीक है, क्या है हमारे पास में? 0.0234, ठीक है। अब हमें बताना है यहाँ पर सार्थक अंक की संख्या कितनी है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये को लेकर यहाँ पर 1, ठीक है। अब समझ लो कि हमारे पास में जो है नॉन जीरो डिजिट है। ये हमारे पास में क्या है? नॉन जीरो डिजिट है। अब उसके आगे जो अंक आते हैं, ठीक है, अब उसके आगे क्या आ गया है? 0 आ गया है। मतलब जो है नॉन डिजिट, 0 डिजिट के आगे जो 0 आ गया है, तो इस 0 को काउंट नहीं करेंगे, ये सार्थक अंक नहीं है। तो हमारे पास टोटल कितने अंक होते हैं? 4 सार्थक अंक होंगे। इसके अंदर 20, अब यहाँ बोलोगे कि 0 आ गया यहाँ पर, तो ये 0 जो है संख्या के अंदर आया है ना, जो है नॉन जीरो डिजिट जो संख्या थी उसके अंदर आया है, तो इस 0 को जो है सार्थक अंक के अंदर गिना जाएगा। अंडरस्टूड? इसको जो है सार्थक अंक के अंदर गिना जाएगा। अब ये हमारे पास में एक वैल्यू दिख रही है आप लोगों को 5.007203, ठीक है, इसमें पॉइंट भी है, इसमें 2 0 भी आए, इसमें 0 आया है। लेकिन हमको क्या देखना है? 0 कहाँ देखना है? हमको 0 जो है नॉन जीरो डिजिट के आगे, मींस यहाँ पर ये है कि यदि ये संख्या के आगे 0 रखते हैं तो ये 0 काउंट नहीं होंगे। यदि इस संख्या के पीछे रखते हैं तो ये भी काउंट नहीं होंगे। मींस यहाँ पर ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इनके आगे 0 लगा है तो 0 काउंट नहीं होगा। इनके पीछे जो है 0 लगा है तो वो भी काउंट नहीं होगा। हाँ, यदि इनके बीच में 0 लगा है तो उनके बीच में जो है 0 काउंट होगा। बात समझ में आ गई आप लोगों के? तो कहाँ का काउंट होगा? वो ना इन फिगर के आगे काउंट नहीं होगा, इन फिगर के पीछे भी काउंट नहीं होगा। एक और एग्जांपल बता दो आप लोगों को मैं। सपोज करो कि यदि आपके पास में 200 है, ठीक है, तो पीछे 2 लगे यहाँ पर 0, तो ये सार्थक अंक में नहीं आएगा। इसका सार्थक अंक कितना रहेगा? सिर्फ 1 रहेगा, ये 2 काउंट नहीं होंगे। 2.0.0, ठीक है। अब यहाँ लिखा है 20.0, ठीक है। तो अब यहाँ पर डेसिमल लग गया है, तो ये जो है अब काउंट होगा 3। बात समझ में आ गई आप लोगों के? मींस यहाँ पर ये है कि 2010 है तो ये सार्थक अंक में आएगा। तो आपको समझना है यहाँ पर ये बात है कि आपको ऐसे एग्जाम्पल देखना है जो नॉन जीरो डिजिट है उसके आगे 0 आ गए तो वो सार्थक अंक में नहीं रहेंगे, उनकी काउंटिंग नहीं होगी। यदि पीछे आ गए तो उनकी भी काउंटिंग नहीं
नहीं होंगी, लेकिन यदि जीरो मतलब जो है नॉन जीरो डिजिट के अंदर आते हैं तो उनकी काउंटिंग होंगी। और यदि जैसे हमने भी एग्जांपल देखा है, यहाँ पर एक और एग्जांपल 2 0 0.0, ठीक है। अब इसकी काउंटिंग होगी, इस जीरो को भी काउंट करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे, टोटल 4। यदि यहाँ पर 2 0 0 आ गए तो यहाँ पर 1, ठीक है। डेसिमल लगने से ये जो है चारों भी जो है काउंटिंग में आ जाएंगे। तो आपको ये समझना है कि जो सार्थक अंक होते हैं वो शुद्धता चेक करने के लिए होते हैं, और उसका अंतिम अंक क्या होता है, निश्चित होता है, और इसके बहुत सारे नियम होते हैं। मैंने आपको जो है कुछ एग्जाम्पल से बताया है, बस आपको ये चेक करना है कि यदि वो फिगर के आगे है, जीरो है या पीछे है, उसमें कोई भी डेसिमल नहीं लगा है तो वो काउंट नहीं होगा। अंडरस्टूड? थैंक यू।